हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला का ये हमारा 13वां पार्ट है। इसके पहले हमने 12 पार्ट कंप्लीट किए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, और अगर आपने वे 12 पार्ट मिस किए हैं तो उन सारे पार्ट्स की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले 12 पार्ट देख सकते हैं। और ये हमारा 13वां पार्ट है जिसमें हम चर्चा करेंगे बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग की। ये हमारा पार्ट केंद्रित होगा मुद्रा एवं बैंकिंग पर। और आगे बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण सूचना हमारी अपकमिंग सीरीज की जो चालू होगी 15 अप्रैल से। पर डे एक चीज यहाँ पर आप लोगों से और मैं कमेंट बॉक्स में सजेशन चाहूंगा कि सीरीज का टाइमिंग क्या रखा जाए, मॉर्निंग या इवनिंग। तो अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में इस सीरीज से रिलेटेड जरूर बताएं जो 15 अप्रैल से चालू होगी। 60 डेज का क्रैश कोर्स होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 60 दिनों में सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर करके पढ़ाए जाएंगे और एक वीडियो लगभग 1 घंटे का होगा, जिसमें हर एक वीडियो में मान लीजिए अगर पार्ट 1 की बात करते हैं तो उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को उसमें संकलित करके पार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो पार्ट है 15 अप्रैल से जो चालू होगा, इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सुबह या शाम, ये अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आइए शुरू करते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग, तो मुद्रा होती क्या है? सबसे पहले बात यह करते हैं कि मुद्रा किसको कहते हैं। तो भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाने वाली कोई भी वस्तु मुद्रा कहलाती है। कोई भी वस्तु जो भुगतान के माध्यम में स्वीकार की जाएगी मुद्रा कहलाएगी। मतलब भुगतान के माध्यम में किसी भी वस्तु या पत्र या किसी चीज को भी स्वीकार करते हैं तो मुद्रा की श्रेणी में आता है। भुगतान माध्यम की सभी वस्तुएं एवं प्रपत्र इसमें शामिल होते हैं। जैसा कि अभी बताया कि कोई भी प्रपत्र हो या वस्तुएं हो वो सारी इसमें शामिल की जाएंगी, जैसे कि रुपए के नोट, सिक्के और साथ ही साथ चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, कौन सी मुद्रा किस श्रेणी में आती है, इसकी चर्चा करते हैं। तो मुद्रा के प्रकार, सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा के प्रकारों की। तो मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक मुद्रा की। वास्तविक मुद्रा क्या होती है? जनसाधारण के पास पाई जाने वाली मुद्रा साधारण मुद्रा या वास्तविक मुद्रा कहलाती है। इसको साधारण मुद्रा से अगर बात करेंगे तो जो मुद्रा जनसाधारण के पास, जैसे कि आम व्यक्ति के पास, हम लोगों के पास जो भी मुद्रा पाई जाती है वह साधारण मुद्रा की श्रेणी में आती है और यही वास्तविक मुद्रा भी कहलाती है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए मुद्रा को शामिल किया जाता है। जैसे कि हम जो भी नोट यूज करते हैं, जो भी सिक्के यूज करते हैं, जो भी कागज की मुद्राएं यूज करते हैं, वो सब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गत की जाती हैं। तो जनसाधारण के पास पाई जाने वाली साधारण मुद्रा वास्तविक मुद्रा की श्रेणी में आती है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। ये मुद्रा जो वास्तविक मुद्रा होती है देश में विनिमय का माध्यम होती है। हम कोई भी वस्तु का विनिमय करते हैं तो यही मुद्रा माध्यम होती है एवं सामान्य रूप से प्रचलित होती है। जैसे भारत में सामान्य रूप से प्रचलित मुद्रा रुपया है, रुपए के सिक्के हो या फिर रुपए की कागजी मुद्रा हो, वो सब सामान्य रूप से विनिमय का माध्यम भी है और प्रचलित है। उसी प्रकार अगर अमेरिका का देखते हैं तो अमेरिका में जिस प्रकार से डॉलर प्रचलित है तो वो वहां की सामान्य या वास्तविक मुद्रा है। वास्तविक मुद्रा देश के मूल्य का संचय का भी कार्य करती है। तो इसी मुद्रा के द्वारा देश के मूल्य का संचय का भी कार्य किया जाता है। आगे बात करते हैं वैधानिक मुद्रा क्या होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गत की जाने वाली मुद्रा वैधानिक मुद्रा कहलाती है। भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन मुद्राओं को निर्गत करता है वह वैधानिक मुद्रा कहलाती है। आगे बात करते हैं नजदीकी मुद्रा किसे कहते हैं। तो नजदीकी मुद्रा वह संपत्ति जिसको आसानी से भविष्य में मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, नजदीकी मुद्रा की श्रेणी में आती है।
नियर मनी जो होती है वह संपत्ति जिसको आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से भविष्य में जब भी जरूरत हो पैसों की, वो मुद्रा में परिवर्तित की जा सके, नजदीकी मुद्रा कहलाती है। क्योंकि ये भविष्य में बहुत ही आसानी से मुद्रा में परिवर्तित हो सकते हैं, तो इसी के लिए ये मुद्रा भी जो तरल मुद्रा है उसी के समान होती है। इसमें कौन कौन सी मुद्राएं आती हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो जमा राशि, बिल, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, अंश प्रमाण पत्र, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां इत्यादि शामिल है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति विशेष का अगर कोई बिल है या बॉन्ड है या अंश प्रमाण पत्र है, तो वो जब चाहे निकट भविष्य में उसको आसानी से मुद्रा में कन्वर्ट कर सकता है, तो इस वजह से इसको नजदीकी मुद्रा कहा जाता है। अब बात करते हैं ऐच्छिक मुद्रा की। ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है? वह मुद्रा जिसके स्वीकारने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐच्छिक मुद्रा वह मुद्रा जो सिर्फ लेने वाले के इच्छा पर डिपेंड करता है, वह मुद्रा ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। भुगतान तो स्वीकार प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई एक्स है वो वाई को कोई भी मुद्रा देना चाहता है और अगर वाई उसको लेने से रिफ्यूज करता है तो वह ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में नहीं आएगी, और या फिर वाई उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो वह ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में आएगी। लेकिन यह निर्भर करता है कि जो वाई है वो एक्स से मुद्रा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। अगर लेना चाहता है, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो ये ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में आएगी। इसमें जो ऐच्छिक मुद्रा है सभी प्रकार के पत्र शामिल होते हैं। ऐच्छिक मुद्रा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, बैंक मुद्रा और शाख मुद्रा। ये कौन कौन से हैं इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक मुद्रा की। बैंक मुद्रा क्या है? इसके अंतर्गत ऐसे विलेखों को सम्मिलित किया जाता है जिसका निर्गम बैंक द्वारा किया जाता है। बैंक मुद्रा में ऐसे विलेखों को शामिल किया जाता है जिनका निर्गम बैंक के द्वारा होता है और इनका भुगतान भी बैंक द्वारा ही किया जाता है। इनको जमा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। जो बैंक मुद्रा है इसका एक अन्य नाम जमा मुद्रा भी है, क्योंकि बैंक में जमा राशि मांग पर देय होती है, इसी कारण बैंक मुद्रा को जमा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। बैंक मुद्रा में चेक, ड्राफ्ट, यात्री चेक इत्यादि शामिल होते हैं। अब बात करते हैं शाख मुद्रा की। तो शाख मुद्रा क्या होती है? इसमें बैंकों के द्वारा जारी की गई चेक, ड्राफ्ट, बैंकों का समायोजित जमा एवं समस्त प्रकार की संपत्तियां शामिल होती हैं। जो शाख मुद्रा होती है उसमें बैंकों के द्वारा जारी की गई चेक, ड्राफ्ट, बैंकों का समायोजित जमा एवं समस्त प्रकार की संपत्तियां शामिल होती हैं जो विनिमय में प्रयुक्त होती हैं। बैंक मुद्रा में जैसा कि अभी चर्चा की, केवल चेक और ड्राफ्ट या यात्री चेक शामिल किए जाते हैं, जबकि शाख मुद्रा में जो शाख मुद्रा होती है उसमें प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी एवं बिल को भी शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं पत्र मुद्रा या करेंसी नोट की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए नोट इसके अंतर्गत आते हैं। करेंसी नोट जो कि जनसाधारण में बहुत ही प्रचलित है, जो हम लोग डेली यूज करते हैं विनिमय के लिए, कोई भी वस्तु की खरीदारी के लिए, लेन देन के लिए जो हम कागज के नोट यूज करते हैं वो पत्र मुद्रा या करेंसी नोट के अंतर्गत आते हैं। और आधुनिक भारत में सबसे पहले 1861 ईस्वी में करेंसी पेपर एक्ट के द्वारा इसका निर्गमन किया गया था। सबसे पहले करेंसी नोट का निर्गमन कब हुआ? तो 1861 में करेंसी पेपर एक्ट के द्वारा हुआ। अब बात करते हैं प्रतिनिधि मुद्रा की। प्रतिनिधि मुद्रा क्या है? वह मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा वह मुद्रा जो विनिमय के माध्यम तथा मूल्यों के मापन में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। ऐसी मुद्रा के पीछे जो प्रतिनिधि मुद्रा होती है उसके पीछे मूल्यांकन के लिए कीमती धातु कोष को रखा जाता है, जैसे सोना मुख्य रूप से रखा जाता है। अब बात करते हैं परिवर्तनीय मुद्रा की। वह मुद्रा जो निश्चित मूल्य पर बहुमूल्य धातु से परिवर्तित होती है, परिवर्तनीय मुद्रा कहलाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है
कि कोई भी मुद्रा जो बहुमूल्य धातु से परिवर्तित हो सकती है वह परिवर्तनीय मुद्रा कहलाएगी, और बहुमूल्य धातु से परिवर्तन का जो दायित्व होता है वह सरकार के ऊपर निर्भर होता है, वह सरकार अपने ऊपर लेती है। आगे बात करते हैं प्लास्टिक मनी की, जो कि बहुत ही अधिक प्रचलित है वर्तमान की अगर बात करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो एटीएम कार्ड्स हैं ये यूज करते हैं, तो ये सारे जो कार्ड्स हैं वो प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न वित्तीय संस्थानों के द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि प्लास्टिक मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा के मापन की। मुद्रा का मापन कैसे होता है? तो मुद्रा की माप के लिए सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 1961 में एक कार्यकारिणी का गठन किया था और बाद में 1977 में दूसरी कार्यकारिणी गठित की गई। और ये जो दूसरी कार्यकारिणी गठित हुई, इस कार्यकारिणी ने मुद्रा को तरलता के आधार पर 4 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से 4 भाग हैं? M1, M2, M3 और M4, इन 4 भागों में बांटा है। तो M1, M2, M3 और M4 क्या होता है उस पर नजर डालते हैं। M1 में जनता के पास की मुद्रा प्लस बैंक की जमा प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा आते हैं। जो M1 है उसमें जो जनता के पास मुद्रा है उसको शामिल किया जाता है, साथ ही साथ बैंक के पास जमा को शामिल किया जाता है, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा को भी इसमें शामिल किया जाता है। M2 में कौन कौन सी मुद्राएं आती हैं? इसमें M1 को शामिल किया जाता है और M1 के साथ साथ जब डाकघरों की बचत बैंक जमा को शामिल किया जाता है तो M2 का निर्माण होता है। M3 का निर्माण कैसे होता है या फिर M3 को कैसे कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत कैसे किया गया है? तो M1 के साथ जब बैंकों तथा सरकारी बैंकों की जो सावधि जमा है उसको रखते हैं तो M3 जनरेट होता है, या फिर M3 में जनता के पास की करेंसी को प्लस जनसाधारण की मांग जमा को प्लस बैंकों के साथ जनसाधारण की सावधि जमा को शामिल करते हैं तो M3 का कैटेगराइजेशन होता है। M4 क्या होता है? M4 जब M3 में डाकघरों की कुल जमा को शामिल करते हैं तो M4 का वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा का मापन होता है। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनकी। कुछ इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे और कुछ जो है मुद्रा एवं बैंकिंग का जो दूसरा पार्ट होगा हमारा इसके बाद वाला उसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, तेजड़िया शब्द और मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है? जो तेजड़िया शब्द है या मंदड़िया शब्द है वो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज से। तेजड़िया और मंदड़िया शब्द स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। दूसरा सवाल है, मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी ये वन लाइनर सवाल की चर्चा हम इसमें करेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ सवालों को हम इसमें कवर करेंगे और बाकी शेष सवाल हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर किए जाएंगे। तो मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। अगला सवाल है, इंपीरियल बैंक का पहले का नाम क्या है? इंपीरियल बैंक है, इसका पहले का पूर्व का नाम क्या है? तो यह किसका, जो इंपीरियल बैंक है किसका पूर्व का नाम है? माफ कीजिए, उल्टा बोल रहा हूं। तो इंपीरियल बैंक पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था जिसका परिवर्तन हुआ। इसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जब हम बैंकों के संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो इंपीरियल बैंक जो है वो पहले का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ है। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? अगला सवाल है, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ। अगला सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है?
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या की अगर बात करते हैं तो 19 है। अगला सवाल, एक्सिस बैंक लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय कहां पर स्थित है? एक्सिस बैंक लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में औद्योगिक वित्त की शिखर संस्था कौन सी है? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है IDBI, भारत में औद्योगिक वित्त की शिखर संस्था है। जो टॉप की संस्था है वो IDBI है। अगला सवाल है, 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला सवाल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI किसकी शाखा है? तो इसका उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अंश है ये जो IDBI है। अगला सवाल है, सिक्कों के अलावा जो पदकों का उत्पादन और कहाँ होता है? तो मुंबई व कोलकाता के टकसाल में सिक्कों के अलावा पदकों का भी उत्पादन होता है। अगला सवाल, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है या ऋण देता है, क्या कहलाती है? तो वह दर जिस पर अन्य बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करके ऋण प्रदान किया जाता है, बैंक दर कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चंस थे जिनका कुछ पार्ट हमने इसमें कंप्लीट किया, और शेष जो रिमेनिंग पार्ट है लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस का वन लाइनर का, वो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 14 में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत के बैंकों की विस्तृत रूप से। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजकर फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।